ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, तो इस कहानी को मनोरंजन के तौर पर ही लिखा गया है। इस कहने के दिखाए गए सभी किरदार और स्थान सभी काल्पनिक है। इस कहानी के माध्यम से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचना नहीं है, तो इस कहानी को केवल मनोरंजन के तौर पर ही ले। एपिसोड 1। सब तबाह करके चला गया। एक गांव जहां एक बड़ा सा बंगला है जो दिखने में काफी खूबसूरत है, वहां पे एक प्रोग्राम चल रहा था। पूरे घर को अच्छे से सजाया गया है। घर के अंदर से गाना गाने की आवाजें आ रही थी। शायद वहां किसी की शादी होने वाली थी। सब लोग अपने में ही मग्न थे, तभी वहां पे बहुत सारी कार आके रुकती है, जिसमें से एक लड़का बड़े रौबदार तरीके से बाहर आता है और सब जगह अपनी खुखार नजरों से देखता है और घर के अंदर जाने लगता है। उस लड़के के पीछे बहुत से बॉडीगार्ड चलते हुए उसके साथ अंदर जाते हैं। घर के बाहर जितने लोग काम कर रहे थे वो सब लोग उन लोगों को देखकर डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं, क्योंकि सबके हाथों में बड़ी बड़ी बंदूकें जो थी। सारे गांव वाले उस घर से निकलकर अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, जो उस शादी में शामिल होने आए थे। बाहर से इतना शोर सुन के घर के अंदर जो आदमी चेयर पर बैठा था वो बाहर जाने लगता है। उस आदमी की उम्र लगभग 50-55 साल की होगी। वो आदमी बाहर आता है और देखता है कि सब लोग वहां से भाग रहे हैं। उस आदमी की नज़र सामने से आते लड़की पर जाती है, जिसकी उम्र 25-26 साल की लग रही थी। वो आदमी उस लड़के को देखकर एक पल के लिए डर जाता है, क्योंकि वो लड़का काफी खतरनाक दिख रहा था। वो आदमी जल्दी से अंदर जाता है और अपने आदमियों से घर का गेट बंद करने बोलता है। उस आदमी की बात सुन के वहाँ काम करने वाले लोग जल्दी से वो बड़ा सा गेट बंद करने लगते हैं और बंद भी कर देते हैं। वो आदमी जल्दी से सबको हथियार लेने बोलता है, क्योंकि उसने उस लड़के के पीछे चल रहे बॉडीगार्ड के हाथों में गन देख ली थी। सब लोग अपने हाथों में हथियार लिए खड़े हो जाते हैं। तभी उन्हें गेट तोड़ने की आवाज़ आती है, जिससे सब लोग अपने पोजीशन में आ जाते हैं। सब लोग गेट की तरफ देखते हैं, जहां बहुत से बॉडीगार्ड खड़े थे। सब बॉडीगार्ड एक एक करके अलग होते हैं। उनके अलग होते ही उनके बीच में से वही लड़की अपने दोनों हाथ अपने दोनों जेब में डाले उस सबके पीछे से सीटी बजाते हुए आगे आता है। उस लड़के को देख के वहां खड़ा एक आदमी बोलता है, ये तो अखे मौत का राजा। हाँ, ये अर्नब खुराना यहाँ क्या कर रहा है? आपके सभी बॉडीगार्ड अपनी अपनी पोजीशन लेते हैं और फायरिंग करने लगते हैं। देखते ही देखते वहां मातम का माहौल बन जाता है। जहां अभी कुछ देर पहले फूल बिखरे हुए थे, सब लोग नाच गाना कर रहे थे, वहां अब सब लोग मरे बड़े थे। पूरे जमीन पर खून ही खून था। आक उस खून पे चलते हुए घर के अंदर आता है और एक आदमी की तरफ बढ़ जाता है, जिसे गोली लगी थी पर मरा नहीं था, या ये कहे कि उसे अब तक नहीं मारा गया। आक उसके पास जाता है और उसे देख के एक खतरनाक स्माइल उसे देता है। तो वो आदमी अपने लड़खड़ाते आवाज में बोलता है कि मारा हम सबको। आक उसे देख बोलता है, बोल तो ऐसे रहा है जैसे बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, जो मैं तुझे नहीं मारता। चल बता, तेरा दूसरा साथी कहाँ है? कौन है वो? कैसा दिखता है? वो आदमी बोलता है, कौन साथी? मुझे नहीं पता, तू किसकी बात कर रहा है? आक उसे देख बोलता है, वही जो तेरा क्राइम पार्टनर है। वो आदमी आक को देख बोलता है, कौन हो तुम? आक उसे देख स्माइल करते हुए बोलता है, अब चल तुझे बता ही देता हूँ कौन हूँ मैं। आक आगे बोलता है, मैं हूँ अर्नब खुराना, राज खुराना का बेटा। अब कुछ याद आया या अभी भी कुछ बाकी है? उस आदमी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। राज खुराना का नाम सुन के ही वो हकलाते हुए बोलता है, पर तुम सब तो मर गए थे ना, फिर तुम जिंदा कैसे हो? आक उसे देख बोलता है, ये सब मैं तुझे बताना जरूरी नहीं समझता हूँ। चल बता, तेरा दूसरा साथीदार कहाँ है? वो आदमी उसे देख बोलता है, तुझे क्या लगा तू मुझे पूछेगा और मैं तुझे बता दूंगा? देख, तूने मेरे पूरे परिवार को मार दिया है, तो तुझे लगता है मैं तुझे उसका पता बताऊंगा? कभी नहीं, मैं तुझे नहीं बताऊंगा। आक उसे देख जोर जोर से हंसते। उसकी हंसी पूरे घर में गुज रही थी। उसकी हंसी भी काफी डरावनी थी, जिसे सुन के वो आदमी भी डर जाता है। आक उसे देख बोलता है, तुझे क्या लगा तू नहीं बताएगा तो मैं उसे ढूंढ नहीं पाऊंगा? जैसे तुझे ढूंढ निकाला ना, वैसे ही उसे ढूंढ निकलूंगा बहुत जल्द। आक इतना बोल के एक बॉडीगार्ड को देखता है, तो वो बॉडीगार्ड एक पेपर लेके आता है और अक के हाथ में देता है। तो अक उस पेपर को देखता है और उस आदमी के अंगूठे का निशान उस पेपर पर लेता है। तो वो आदमी बोलता है, तुझे प्रॉपर्टी चाहिए थी तो ले लेता जब को कीव मारा। आक उसे देख बोलता है, जो मेरा है उसे मैंने ले लिए, और जो तूने किया था ना उसका बदला मैंने तेरे परिवार को मार के लिए जो तूने किया वही मैंने भी किया। इतना बोलकर अक वहाँ बड़ा एक तलवार उठाता है और उस आदमी का सर उसके शरीर से अलग कर देता है। आक उसे मार के घर से बाहर आता है। घर के बाहर गांव वाले लोग खड़े थे, जो अक को देख के डर जाते हैं, क्योंकि अक पूरा खून से सना हुआ था। अक ने जब उस आदमी को मारा था तब उस आदमी का सब खून अक के ऊपर आ गया था, जिसे वो और भी खतरनाक लग रहा था।
अक सबको एक नज़र देखता है तो सब गांव वाले वहां से भाग जाते हैं। अक अपने एक खास बॉडीगार्ड को देखता है जिसका नाम डेविड था। अक डेविड को देखता है तो डेविड समझ जाता है कि अक क्या बोलना चाहता है, तो डेविड बस हाँ में सर हिला देता है तो अक्का में बैठ जाता है। डेविड भी एक बॉडीगार्ड को कुछ बोलता है और जाके अक्केका की पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है और सभी का वहां से जाने लगती है। का कुछ ही दूरी पर गई थी कि तभी वहां एक बहुत बड़ा दमकौ होता है जो अक सुन लेता है और उसके चेहरे पर एक एविल स्माइल आती है। सब गांव वाले तो उस घर को देख रहे थे जो अभी अभी बम से उठाया गया था, जी अभी भी आग के लिपटों में जल रहा था। सभी गांव वाले उस घर को देखकर बोल रहे थे कि ये कौन है जो तूफान की तरह आया और सब तबाह करके चला गया और इस परिवार को कीव मारा। उस गांव वाले में से एक आदमी बोलता है, होगा कोई इसका दुश्मन, पता है ना कैसे कैसे काम करता था, कितने गुनाह किया है उसने, आज उसके गुनाहों की साझा मिली है उसे। सब गांव वाले उसे देखते हैं और बोलते हैं, हाँ सही कहा, बहुत गुनाह किए हैं इसने, आज इसके गुनाहों की साझा मिल ही गई, इसके बैठे भी कम नहीं थे, अपने बाप पर ही गए थे, अच्छा हुआ मर गई सब। कुछ घंटों बाद बहुत से का एक बंगले के सामने रुकते हैं, तब उसमें से डेविड बाहर आता है और जल्दी से कार का डोर ओपन करता है तो अक्का से बाहर आता है और अपने बड़े बड़े कदम लिए घर के अंदर जाता है। अक घर के अंदर आते ही अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है जो फास्ट फ्लोर पर था। अक अपने कमरे में जाता है और वॉशरूम जाके शॉवर ऑन करता है, जिससे उसके शरीर पे जो खून लगा हुआ था वो पानी के जरिए उसके शरीर से नीचे गिर रहा था। अक नहा के बाहर आता है जो अभी सिर्फ अपने वी सेफ कमर पे ब्लैक टॉवेल लपेट हुए था, जिस उसके आर्ट बैकअप दिख रहे थे, मस्कुलर बॉडी उसके हाथों के बायसेफ अच्छे से शो हो रहे थे। अक इस समय बहुत हॉट एंड हैंडसम लग रहा था। अक चलते हुए एक फोटो फ्रेम के सामने आता है जिसमें उसका पूरा परिवार था। अक उसे फोटो फ्रेम को देख बोलता है, बस अब एक दुश्मन ही बचा है, जल्दी से उसे भी मौत की घाट उतार दूंगा, फिर उसके लिए मुझे कुछ भी कीव ना करना, बड़े में करूंगा, अपना बदला तो मैं लेके कहूंगा। इतना बोलते ही उसकी आंखें लाल हो जाती है। थोड़ी देर बाद अक तैयार होके नीचे आता है और डाइनिंग टेबल पर जाके बैठ जाता है तो एक शेफ उसके लिए खाना लेके आता है और डरते डरते अक को खाना सर्व करता है। अक खाना खाने लगता है तभी वहां डेविड आता है और जाके अक के सामने वाली चेयर पे बैठ जाता है। अक उसे एक नज़र देखता है और अपना खाना खाने लगता है। वही नौकर डेविड को भी खाना सर्व करता है और पीछे जाके खड़ा हो जाता है। डेविड भी खाना खाने लग जाता है। थोड़ी देर बाद अक डेविड से बोलता है, काम हो गया है कि नहीं? डेविड खाना खाते हुए बोलता है, बस हो ही गया समझो, कल तक उसका भी पता चल जाएगा, फिर उसे और उसके परिवार को भी मार देना, फिर तेरा बदला पूरा हो जाएगा। अक डेविड को देख बोलता है, जल्द से जल्द ये काम हो जाना चाहिए, नहीं तो तू जरूर मरेगा। डेविड जो खाना खा रहा था वो खाते खाते रुक जाता है और अक को देख बोलता है, अब तू मुझे मरेगा अपने। अक उसे तिरछी नजरों से देखता है और हाँ में सर हिला देता है जैसे देख डेविड उसे बोलता है, हाँ मुझे भी मार दे, फिर इस दुनिया में अकेला घूमता फिर, क्योंकि मैं तो तेरा अपना अकेला बचा हूँ, मुझे भी मार दे फिर अकेला रह जिंदगी भर। अक उसे देख के नामे मुट्ठी हिला देता है जैसे बोल रहा हो फिर चालू हो गया। डेविड अक को देख बोलता है, मुट्ठी कीव हिला रहा है, मुझे सब समझ आता है, पागल नहीं हूं मैं। उद्धरण चिन्ह। अक इरिटेट होके बोलता है, चल ठीक है अब बता दिल का क्या हुआ है। डेविड उसे देख बोलता है, क्या होगा, हमें ही मिलेगा और किसे मिलेगा? इतना बोल के डेविड फिर से खाना खाने लग जाता है। डन। अगर आप लोगों में मेरी ये स्टोरी पसंद है तो प्लीज़ मुझे स्पॉट करें ताकि मैं ये स्टोरी आगे जारी रख सकूं, और हाँ मुझे कमेंट करके बताना और मेरी इस स्टोरी को लाइक भी कर दो यार। ऑफ थैंक्स स्माइलिंग फेस। एपिसोड 2। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था कि एक गांव में जाके वहां के घर में रहने वाले सब लोगों को मार देता है और एक आदमी ही दूसरे आदमी के बारे में पूछता है, पर वो आदमी उसे कुछ नहीं बताता तो अक उसे भी मार डालता है और जाते जाते पूरे घर को उठा देता है। अब आगे 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और अक का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसे अभी तक उस आदमी का पता नहीं चल पाया था जिसे वो मारना चाहता है। अक सुबह सुबह जल्दी अपने ऑफिस के लिए निकल गया था। अक अपने कार के सामने आता है तभी उसे डेविड दिखता है तो वो डेविड को देख गुस्से में उससे बोलता है, कुछ पता चला? डेविड अक को देख बोलता है, जी बस कुछ देर, फिर उसके बाद उस आदमी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी। अक डेविड पे चिल्लाते हुए बोलता है, कितने दिन से उसे ढूंढ रहे हो, अभी तक वो नहीं मिला, बहुत ढीले हो गए हैं सारे आदमी, सबकी अब अच्छे से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इतना बोलकर का में बैठ जाता है। डेविड भी कार में बैठ जाता है तो कार वहां से निकल जाती है, जिसे सब बॉडीगार्ड राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि जब ही अक गुस्से में होता है तो सामने को उन्हें देखता नहीं सीधा मार देता है। अक को अपने गुस्से पर काबू ही नहीं कर पाता है। अक की कार एक बड़े से बिल्डिंग के सामने रुकती है। वो बिल्डिंग इतनी बड़ी थी कि उसका टॉप फ्लोर नहीं दिख रहा था।
आक्का से बाहर आता है तो सामने जो वॉचमैन था वो उस बिल्डिंग का बड़ा सा गेट खोल देता है तो अब पूरे रोप से चलते हुए अंदर आता है और अपने पर्सनल लिफ्ट में जाता है तो डेविड भी उसके पीछे जाता है और बाकी के बॉडीगार्ड वहीं बाहर खड़े रहते हैं। अक और डेविड ऊपर जा ही रहे थे कि तभी डेविड का फोन बजता है, जिसे सुन के डेविड जल्दी से कॉल अटेंड करता है तो सामने से आवाज आती है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है, आपके कैबिन में हूँ, अब कहाँ हो। डेविड बोलता है तुम रुको मैं अभी आ रहा हूँ। इतना बोलकर डेविड फोन काट देता है और अक को देख बोलता है अक इन्फॉर्मेशन मिल गई है। तभी लिफ्ट का गेट खुलता है और अक आगे बढ़ते हुए बोलता है जल्दी से मेरे कैबिन में आओ। डेविड हाँ बोलता है और अपने कैबिन की तरफ अपना रुख मोड़ लेता है और अक अपने कैबिन में जाता है। डेविड अपने कैबिन में आता है और उस आदमी से सारी इन्फॉर्मेशन लेता है। वो आदमी भी उसे सारी इन्फॉर्मेशन देता है और एक फाइल डेविड की तरफ बढ़ता है। डेविड वो फाइल लेता है और कुछ पैसों की गड्डी निकाल के उसे देता है। वो आदमी वो पैसे देख के खुश हो जाता है और डेविड के सामने सर झुका के उसे ग्रिड करके वहां से निकल जाता है। डेविड वो फाइल को देखता है और अपने कैबिन से निकल के अक के कैबिन में जाता है और उसके कैबिन का डोर ओपन करता है तो सामने अक अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। अक को पता चल जाता है कि कौन है, क्योंकि बिना नॉक किए तो सिर्फ डेविड ही अक के कैबिन में आ सकता है, नहीं तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो अक के कैबिन के बाहर भी भटक सके। अक डेविड को देखता है तो डेविड उसके सामने एक फाइल रख के बोलता है ये है उस आखिरी आदमी की इन्फॉर्मेशन जिसे तू मारने वाला है। अक उस फाइल को हाथ में लेता है और उसे खोल के देखता है। तभी डेविड बोलता है ये कोई आम इंसान नहीं है, ये भी कभी गैंगस्टर रह चुका है जो छोटी मोटी चोरियां करता था पर फिर दूसरों को मारने की सुपारी भी लेने लगा। ऐसे करते करते एक दिन अपनी एक पहचान क्राइम की दुनिया में बना ली थी, फिर पता नहीं क्या हो गया, 15 साल से उसने उस काली दुनिया में कभी कदम ही नहीं रखा। डेविड आगे बोलता है पर उस काली दुनिया से जितना भी काला धन जमा किया था उससे उसने एक बिजनेस चालू किया है और आज उसका नाम बड़े बड़े बिजनेसमैन में आता है। उसका नाम है हर्षद मित्तल। अक उसकी फोटो देख रहा था। डेविड आगे बोलता है उसकी एक बेटी भी जिसका नाम खुशी मित्तल है जो अभी 17 साल की है और 2 महीने बाद उसका 18वां जन्मदिन है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस लड़की को मारने उसी की फैमिली पीछे पड़ी है। अक डेविड को देखता है तो डेविड समझ जाता है। डेविड आगे बोलता है हर्षद मित्तल ने सारी की सारी प्रॉपर्टी खुशी के नाम कर दी है जो उसके 18 साल के होने के बाद उसे मिल जाएगी, इसलिए उसके घर में जो भी लोग हैं उनमें से ही कोई खुशी को मारना चाहता है जिसे सारी प्रॉपर्टी उस लोगों को मिल जाए। अक हंसते हुए बोलता है जैसे को तैसा मिला है। अक आगे बोलता है उस लड़की की फोटो। डेविड अक को देख बोलता है उसकी फोटो नहीं है, क्योंकि हर्षद मित्तल अपने बेटी को सबसे बचा के रखता है ताकि उसे कोई नहीं मार सके, पर अभी कुछ 10 दिन पहले ही उस पे हमला हुआ है जिसमें उसका बॉडीगार्ड मारा गया है। हर्षद मित्तल अपने बेटी के लिए नया बॉडीगार्ड हायर कर रहा है तो अक डेविड को देखता है और बोलता है एक फेक रिज्यूम बनाओ। डेविड अक को देख बोलता है क्या मैं जाऊँ उस लड़की का बॉडीगार्ड बन के। अक उसे गुस्से से देख बोलता है तुझे जाने के लिए नहीं बोला है, मैं जाऊंगा उसका बॉडीगार्ड बन के। डेविड उसे आंखें फाड़े देख रहा था। फिर डेविड उसे देख बोलता है पर अक तुम क्यों जाओगे, हम ऐसे ही तो हमला कर सकते हैं ना। अक उसे देख बोलता है नहीं, उसके घर में घुसना इतना आसान नहीं है, देख ये फाइल, इसमें उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है। 24 घंटे बॉडीगार्ड से घिरा रहता है, हम चाहे तो उसे अभी के अभी मार सकते हैं, पर ये मेरा आखिरी शिकार है और सबसे बड़ा शिकार है, तो चलो थोड़ा खेल लेते हैं। डेविड अक के चेहरे पे का ईवल स्माइल देख लेता है तो वो भी ईवल स्माइल करता है। अक डेविड को देख बोलता है मेरा फेक रिज्यूम तैयार करो, मैं आज ही जा रहा हूँ। अक की बात सुन के डेविड हाँ बोलता है और अक के कैबिन से निकल जाता है। अक हर्षद मित्तल की फोटो देख बोलता है आ रहा हूँ मैं तुझे तेरी कर्मों की साझा देने, पहले तेरे पूरे फैमिली को मरूंगा तेरे आंखों के सामने, फिर तुझे मारूंगा तड़पा तड़पा के। वही दूसरी तरफ एक बड़ा सा बंगला है जिसके गेट के पास बहुत से बॉडीगार्ड पहरा दे रहे थे। पूरे बंगले को बॉडीगार्ड ने घेर रखा था। तभी वहां एक का आके रुकती है तो एक बॉडीगार्ड घर का बड़ा गेट को एक बटन दबा के खोलता है तो वो का उस बड़े गेट से अंदर आती है। एक बॉडीगार्ड जल्दी से भागते हुए आता है और काका गेट खोल देता है, जिसमें से एक आदमी बाहर आता है और घर के अंदर जाता है और अपनी बेटी को आवाज लगाने लगता है खुशी खुशी बेटा कहाँ हो। हाँ ये है हर्षद मित्तल। तभी उस आदमी की आवाज सुन के एक मेड आके बोलती है मालिक खुशी बेटा तो कॉलेज गई है ना। वो आदमी बोलता है हाँ ठीक है तुम जाओ। हर्षद मित्तल अपने बॉडीगार्ड को बुलाता है तो वो वहां आता है जिसकी उम्र अभी 24-25 साल की है, जिसका नाम है जैक है। हर्षद जैक को देख बोलते हैं मेरी बेटी के पीछे बॉडीगार्ड है ना जो उसे प्रोटेक्ट करे। जैक हाँ बोलता है। जैक आगे बोलता है सर कुछ लोगों के रिज्यूम आए हुए हैं, क्या करना है, आज ही इंटरव्यू लेना है कि कल।
हर्षद जी बोलते ही कल नहीं आज ही लूंगा इंटरव्यू, मुझे मेरे बेटी के लिए एक अच्छा और बहादुर बॉडीगार्ड चाहिए, इसलिए सबको बंगले के पीछे लेके आओ। जैक हाँ बोलता है और उस घर में से बाहर आता है और गेट की तरफ जाके सबको अच्छे से चेक करके अंदर भेज रहा था। तभी कुछ दूरी पर एक महंगी कार आके रुकती है, उसमें से डेविड बाहर आता है और काका डोर ओपन करता है। तो अक उसका में से बाहर आता है तो डेविड अक को देख बोलता है, अक मैं चला जाता हूँ, तू क्यों जा रहा है, तू बॉडीगार्ड की नौकरी करते हुए अच्छा नहीं दिखेगा। अक उसे देख बोलता है, मुझे भी शौक नहीं है ये सब करने का, पर मैं थोड़ा अपने शिकार के साथ खेलना चाहता हूँ, तभी तो मजा आएगा ना शिकार करने में। और वैसे भी मुझे उस घर में जाके देखना है कि हम कैसे इस घर पर हमला कर सकते हैं। इतना बोलकर अक जाने लगा तो डेविड उसे देख बोलता है, तू अपना काम जल्द से जल्द कर और हमें इन्फॉर्म कर, हम अपने आदमी लेके ही तैयार है, तेरा इशारा मिलते ही हम इस घर में हमला कर देंगे। आखा बोलता है और वहां से निकल जाता है। अक थोड़ा आगे चल के आता है और उस घर को बड़े गुस्से में देखता है, जैसे अभी उस घर को अपने आंखों से जला देगा। अक आगे आता है तो उसे सामने जैक दिखता है जो सबको चेक करके अंदर भेज रहा था। अक भी जैक के पास जाता है तो जैक अक को देखता ही रह जाता है। अक की हाइट 6 फीट है, मस्कुलर बॉडी। जैक उसे देख बोलता है, कौन हो तुम। अक उसे देख बोलता है, कौन हूँ, यहाँ बॉडीगार्ड के लिए नौकरी देखने आया हूँ, यहाँ पर एक बॉडीगार्ड चाहिए ना, इसीलिए आया हूँ। जैक उसे अपनी चिल जैसी नज़रों से देख रहा था, पर इस बात से अक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अगर उस पे कोई भी शक करता या उसे पहचान जाता तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अक ही इन सब के लिए अकेला काफ़ी है। जैक उसे देख उसे अच्छे से चेक करके गेट के अंदर जाने देता है। अक अंदर आके पूरे घर को बाहर से देखने लगता है। घर के पीछे वाले साइड पे हर्षद सबके इंटरव्यू ले रहा था, जैसे कि जो आदमी वहां पे आए थे उनसे अपने बॉडीगार्ड की फाइटिंग करवा रहा था, पर कोई भी हर्षद के बॉडीगार्ड के आगे नहीं ठीक पा रहा था। अक आगे बढ़ रहा था तभी उसकी नज़र हर्षद पर जाती है, जिसे देख अक के आंखों में खून उतर आता है। हर्षद उस सब लड़कों को देख रहा था जो वहां बॉडीगार्ड के लिए आए थे और खुद ही मार खा के नीचे गिरे हुए थे। तभी हर्षद की नज़र सामने जाती है जहां से अक आ रहा था। हर्षद की नज़र अक पर ही ठीक जाती है। हर्षद सामने से आते लड़के को बड़े गौर से देख रहा था, जिसके चलने में ही उसका रोब दिखा रहा था, अच्छी खासी बॉडी जो अच्छे बॉडी बिल्डर को धूल चटा दे। अक हर्षद के पास आता है तो हर्षद उसे देख उसकी पर्सनालिटी देखकर खुद ब खुद खड़ा हो जाता है, जिसे देख अक के चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आती है। हर्षद उस लड़के को देख बोलता है, तुम यहाँ बॉडीगार्ड की नौकरी के लिए आए हो, तो अक हाँ बोलता है। जिसे सुन के हर्षद उस लड़के को देख के बोलता है, पहले तुम्हें मेरे बॉडीगार्ड को हराना होगा, उसके बाद ही तुम्हें ये जॉब मिलेगी या नहीं ये मैं तय करगा। अक उस सबको देखता है और एक सरकास्टिक स्माइल देता है, जे के उस सन को देख अक बोल रहा था कि इस सबको मारना तो 1 मिनट का काम है। आखा बोलता है और अपने हाथ में जो फाइल थी उसे एक टेबल पर रखता है और अपने शर्ट के हाथ की स्लीव को फोल्ड करते हुए आगे बढ़ता है। तभी एक बॉडीगार्ड अक को मारने आता है तो अक उसका हाथ पकड़ को मरोड़ देता है और उसे एक कोने में फेंक देता है, जिसे उस आदमी के मुंह से एक जोरदार चीख निकलती है और जाके एक कोने में गिर जाता है। अक ऐसे ही सब बॉडीगार्ड को मारता है, वो भी 1 मिनट के अंदर, जिसे देख हर्षद इम्प्रेस हो जाता है कि तभी वहां पे जैक आता है। हर्षद जैक को देखता है और हर्षद जैक को देख बोलता है, जैक उस लड़के से जाके लड़ो। जैक अक को देखता है और उसके पास जाने लगता है। जैक अक को मार पाता उससे पहले ही अक जैक पर हमला करता है और उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे जैक नीचे गिर जाता है। पर जैक भी हार नहीं मानता और फिर खड़ा हो जाता है और अक पर हमला करने लगता है। ऐसे ही दोनों की लड़ाई चल रही थी, कोई भी हार नहीं मान रहा था। अक चाहे तो अभी 2 मुक्कों में जैक को अधमरा कर दे, पर उस पे हर्षद को शक हो जाएगा, इसलिए अपनी ज़्यादा पावर यूज़ नहीं कर रहा था। हर्षद दोनों को देख रहा था। हर्षद उन दोनों को रोक देता है और उस लड़के को देख बोलता है, तुम्हारा क्या नाम है और हाँ तुम इस बॉडीगार्ड की नौकरी के लिए सिलेक्ट हो गए हो। डन, क्या करने वाला है अक, क्या हर्षद को वक्त रहते पता चल पाएगा कि अक कौन है। एपिसोड 3 एक के और खुशी की पहली मुलाकात। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था अक को पता चल जाता है कि उसका अगला शिकार कौन है। अक उसकी सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ता है, जो जाना माना बिजनेसमैन है जिसका नाम हर्षद मित्तल है। अक अपना फेक रुजुम पाना के मित्तल हाउस जाता है जहां उसका इंटरव्यू लिया जाता है। अब आगे हर्षद मित्तल उस लड़के से इम्प्रेस हो जाते हैं, उसके फाइटिंग स्किल से भी इम्प्रेस हो जाते हैं। हर्षद मित्तल उस लड़के से उसका नाम पूछते हैं तो अक अपना नाम अरुण बताता है, जिसे हर्षद उसका रिज्यूम देखता है तो उसमें भी अरुण माने लिखा था। हर्षद उसे देख बोलते हैं, अच्छा अरुण, आज से तुम मेरे बेटी के पर्सनल बॉडीगार्ड हो, तुम्हें मेरी बेटी को हमेशा प्रोटेक्ट करना है। हर्षद अरुण को अपने साथ बाहर लेके जाते हैं और उसे अपने घर में लेके जाते हैं।
आक उस पूरे घर को अपनी खुखर नजरों से देख रहा था जो कभी खूबसूरती से सजाया गया है। वाइट एंड क्रीम कलर से उस घर में जगह जगह पर बेशकीमती सामान रखे हुए थे जो इंडिया के बाहर से मंगवाए गए थे। हर्षद अरुण को देखते हैं और बोलते हैं, तुम ये बॉडीगार्ड की नौकरी क्यों करना चाहते हो? अरुण हर्षद के देख बोलता है, सो हम गरीब हैं, ज़्यादा बड़े लिखे नहीं हैं तो कोई हमें नौकरी ही नहीं देता है। नौकरी मांगने जाओ तो कितने तक बड़े हो पूछते हैं, पूछने के बाद नौकरी भी नहीं देते। आक बड़े चालाकी से उसे उसके सवालों का जवाब दे रहा था जिसे हर्षद को उस पे साल ना हो, और होता भी यही है। हर्षद के उसके ऊपर शक नहीं होता क्योंकि उसने उसकी फाइटिंग देखी थी जिसके चलते हो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटी की सुरक्षा देखना चाहते थे, जिसके चलते वो गलतियां पे गलतियां कर रहे थे। हर्षद अरुण को पूरा अपने घर में लेके आते हैं, तभी वहाँ पे हर्षद के छोटा भाई जो उससे 3 साल छोटा है वो वहाँ आता है। हर्षद मित्तल अपने भाई को देखकर अरुण को अपने भाई से मिलाते हैं। हर्षद अरुण को देख बोलते हैं, अरुण ये है मेरा छोटा भाई आकाश मित्तल। अरुण आकाश मित्तल को देखता है और उसे देख हेलो ग्रिट करता है, पर सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता जिसे देख अक को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने मन में बोलता है, मैं चाहूँ तो अभी के अभी सबको खत्म कर सकता हूँ, पर क्या करूँ, जिंदगी में कुछ खालीपन है इसलिए सोचा थोड़ा खेल लेता हूँ, पर ये तो कुछ ज्यादा है, अकड़ में है कोई नहीं, बहुत जल्द इसकी अकड़ भी खत्म होगी और ये भी। हर्षद मित्तल अरुण को अपने साथ लेके आगे बढ़ जाते हैं और अपने फैमिली को भुलाने लग जाते हैं। सब लोग हर्षद मित्तल की आवाज़ सुन के अपने अपने कमरों से बाहर आते हैं। सब लोग नीचे आके हर्षद जी को देखते हैं तो हर्षद जी सब वो देखकर बोलते हैं, ये है अरुण, खुशी का नया बॉडीगार्ड जो 24 घंटे उसके साथ ही रहेगा। सब लोग उसे अपने अजीब नज़रों से देख रहे थे जो अक नोटिस कर लेता है। हर्षद जी अरुण को बताते हैं कि कौन कौन उसके घर में रहता है ताकि सब लोग अरुण को परेशान ना करें, क्योंकि हर्षद जो को अपने बेटी जे ज़्यादा और कोई प्यारा नहीं था। तभी हर्षद जी के कानों में अपने बेटी की आवाज़ आती है जो घर के अंदर भागते हुए आ रही थी और जोर जोर से अपने पापा को बुला रही थी। हर्षद जी अपने बेटी की आवाज़ सुन के पीछे मुड़ जाते हैं और घर के गेट की तरफ देखते हैं जहाँ से उनकी जान, उनके जीने की वजह उनकी बेटा भागते हुए आ रही थी। आपके कानों में जब खुशी की मीठी आवाज़ आती है जो काफ़ी मीठी और नाजुक सी आवाज़ थी जो अक को उसकी तरफ देखने पर मजबूर कर गई। आपने अपने नज़रों को उठाकर देखता है तो कुछ पल के लिए सब कुछ भूल जाता है और बस सामने से आती लड़की को देख रहा होता है। आपके मुंह से अपने आप हल्के से निकल जाता है, खूबसूरत अक उसे बिना पल के झपकाए देख रहा। अक की नज़र तो खुशी से हट ही नहीं रही थी। आप खुशी को अपनी चिल जैसी नज़रों से ऊपर से लेके नीचे तक उसकी खूबसूरती को स्कैन कर रहा था। आप जैसे जैसे उसे स्कैन कर रहा था वैसे वैसे ही खुशी उसके दिल में उतर रही थी। आप खुशी के आंखों को देखता है जो काफ़ी गोरी है, उसके आंखों का कलर चॉकलेटी है जो उसे और खूबसूरत बना रहा था। उसके गुलाबी फूल के पंखुड़ी जैसे होठ, उसके काले बाल जो अभी पोनी टेल में बंधे हुए थे। उसने ब्लू जीन्स और ब्लैक कलर का क्रॉप टॉप पहना था जिसमें उसका गोरा बदन और चमक रहा था जिसे देखकर अपनी पलकें तक नहीं झपका पा रहा था। खुशी अपने पापा के पास आती है और उसके गले लग जाती है। हर्षद जी भी अपने बेटी को कस के गले लगा लेते हैं। थोड़ी देर बाद खुशी अपने पापा से अलग होती है और उन्हें देख बोलती है, पापा आज अब घर जल्दी कैसे आ गए? हर्षद जी अपने बेटी को देख उसे बैग प्यार से बोलते हैं, क्योंकि तुम्हारे लिए नया बॉडीगार्ड जो ढूंढने थे, देखो तुम्हारा नया बॉडीगार्ड। खुशी अपना मुंह गिराकर बोलती है, पर पापा बॉडीगार्ड की क्या जरूर है, पहले वाला बॉडीगार्ड देखा ना कैसे भाग गया, आज तक नहीं आया। हर्षद जी खुशी की बात सुन के चुप हो जाते हैं और उसे देख बोलते हैं, नहीं बेटा, उसे कुछ काम आ गया था तो वो जॉब छोड़ के चला गया। खुशी कुछ बोलने ही वाली होती है तो हर्षद जी उसे देख बोलते हैं, अच्छा जाओ जल्दी से फ्रेश होके आओ, खाना खाते हैं। खुशी ज़्यादा नहीं सोचती और अक को देख एक प्यारी सी स्माइल देती है और उसे हाय बोलकर ऊपर अपने कमरे की ओर भाग जाती है। अक उसे जाते हुए देख रहा था तो अक के कानों में हर्षद जी की आवाज़ आती है। अक उन्हें देखता है तो हर्षद जी उसे देख बोलते हैं, तुम कभी मेरी बेटी को नहीं बताओगे कि उसकी जान खतरे में है? डन। आज का चैप्टर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक भी कर दो और हाँ शेयर भी करना और रिव्यू भी देना ना भूले ताकि मैं ये स्टोरी आगे कंटिन्यू कर पाऊँ। तो इसके लिए मुझे कमेंट और लाइक और रिव्यू भी दे। और बाय, थैंक्स स्माइलिंग फेस। एपिसोड 4, आपकी जलन और गुस्सा। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था कि अक खुशी को पहली बार देखता है तो देखता ही रह जाता है, उसकी खूबसूरती में मानो खोसा जाता है। अब आगे अक हर्षद जी को देखता है जो उससे बात कर रहे थे। हर्षद जी अक को देख बोलते हैं, मेरी बेटी को कुछ मत बताना क्योंकि हमने उसे कुछ नहीं बताया है कि उसकी जान को खतरा है, तो तुम भी मत बताना और अपना काम अच्छे से करना। हर्षद जी आगे बोलते हैं,
और हाँ, तुम्हें एक और बात बतानी है जिसे तुम्हें पता होनी चाहिए। वो बात बहुत इम्पोर्टेंट है और वो ये है कि खुशी को हम किसी और से भी बचा रहे हैं और वो है। हर्षद जी आगे कुछ बोलने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पे सब लोग आते हैं जो घर में थे, तो हर्षद जी अक को कुछ बता नहीं पाते और चुप हो जाते हैं। अक भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि वो तो सबको मारने आया था, इसी बात पे वो ज़्यादा फोकस कर रहा था। हर्षद अक को देख बोलते हैं, ये है मेरी फैमिली। अक सामने देखता है तो वहाँ काफ़ी लोग खड़े थे आकाश मित्तल से, तो वो पहले ही मिल चुका था। हर्षद जी एक लड़के की तरफ हाथ करके बोलते हैं, ये है आकाश, मेरे भाई का बेटा वीरेन मित्तल। अक उसे एक नज़र देखता है। वीरेन मित्तल काफ़ी घमंडी था, उसे किसी से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसकी उम्र 23-24 साल की थी, जो काफ़ी आयाश किस्म का लड़का है। हर्षद जी अक को देख बोलते हैं, और ये मेरा बेटा निखिल मित्तल। अक उसे भी देखता है, वो भी काफ़ी घमंडी है, उसके चेहरे से ही पता चल रहा था कि वो क्या करता है और कैसा है। अक उन दोनों लड़कों को देख अपने मन में बोलता है, पैसे कमाने की औकात नहीं है, अपने बाप के पैसों पर मज़ा मारते हैं और रुबाब देखो कितना ही। कोई नहीं, बहुत जल्द तुम्हारी भी जन्म कुंडली मेरे हाथों में होगी, फिर देखता हूँ आगे क्या करना है। हर्षद जी आगे बोलते हैं, ये मेरी पत्नी मीना है। अक ये सुन के शौक हो जाता है क्योंकि उसे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उस हिसाब से हर्षद जी की पत्नी तो मर चुकी है, फिर ये कौन है। अक कुछ नहीं बोलता और बस सर झुका के सबको हेलो करता है, तो कोई भी अक से कुछ नहीं बोलते और अपने अपने काम में लग जाते हैं। अक को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, उसका मन कर रहा था कि अभी के अभी सबको जान से मार दे। तभी हर्षद जी अक को देख बोलते हैं, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रहने की जगह दिखा देता हूँ। इतना बोलकर हर्षद जी अक को अपने साथ घर के बाहर लेके जाते हैं। अक जाते हुए भी पूरे घर में अपनी नज़र घुमा रहा था जैसे कुछ देख रहा हो। हर्षद जी अक को घर के पीछे जो एक कॉटेज था वहाँ लेके आते हैं। हर्षद जी अक को देख बोलते हैं, तुम यही रहोगे तो देखो कब से काम पे आते हो, अगर कल से आना चाहते हो तो भी ठीक है। अक हर्षद जी की बात सुन के बोलता है, जी मैं कल से आऊँगा। तभी वहाँ जैक आता है तो उसकी नज़र अक पर जाती है। जैक उसे खा जाने वाली नज़रों से देखता है, जैसे अभी उसे कच्चा खा जाएगा। अक भी कहाँ कम था, वो भी उसे वैसे ही देख रहा था। तभी उसके कानों में फिर से वही मीठी आवाज़ आती है, तो अक अपनी नज़रों को फेर के देखता है तो सामने से खुशी आ रही थी, जो अपने पापा को बुलाते हुए वहाँ आ रही थी। खुशी वहाँ आके अपने पापा के पास जाके बोलती है, पापा आज मेरे फ्रेंड का बर्थडे है तो मैं जाऊँ, रात 10 बजे तक घर आ जाऊँगी। हर्षद जी उसकी बात सुन के परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो खुशी को अकेला नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि दुश्मन इसी इंतजार का वेट कर रहा है। हर्षद जी खुशी को देख के बोलते हैं, नहीं बेटा तुम कहीं नहीं जाओगी। तो खुशी का चेहरा उतर जाता है, जो अक देख लेता है। तभी जैक बोलता है, सर जाने दीजिए ना, मैं हूँ उसके साथ में उसे लेके जाता हूँ। खुशी ये सुन के खुश हो जाती है और अपने पापा को देखती है, जो खुशी के चेहरे की खुशी देख पा रहे थे। खुशी को इतना खुश देखकर हर्षद जी थे कि बोलते हैं, और तभी उनका फ़ोन बजने लगता है, जिसे सुन के हर्षद जी खुशी से थोड़ा दूर जाके फ़ोन अटेंड करते हैं। खुशी काफ़ी खुश थी, इसलिए वो खुशी के मारे जैकी के गले लग जाती और उसे हग करते हुए बोलती है, थैंक्स जैक भाई, थैंक यू सो मच। अक वही खड़ा खुशी को देख रहा था, पर जब खुशी जैक के गले लग जाती है ये देखकर अक को काफ़ी गुस्सा आता है। उसे अच्छा नहीं लगता जी खुशी जैक के गले लगे, उसे जलन हो रही थी, पर वो समझ नहीं पा रहा था इस फीलिंग को कि ये क्या है और उसके साथ ये क्या हो रहा है। खुशी जैक से अलग होती है तो जैक खुशी का नाक पकड़ के हल्का खींचते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे भाई मत बोलो। हाँ। अक जैक की बात सुन के तो उसका गुस्सा और दुगना हो जाता है। तभी वहाँ हर्षद जी आते हैं तो अक हर्षद जी को देख बोलता है, सर मैं कल से नहीं आज से ही ज्वाइन कर रहा हूँ और मैडम को जहाँ भी जाना होगा मैं उन्हें सही सलामत लेके चला जाऊँगा और सही सलामत घर भी लेके आ जाऊँगा। हर्षद जी अक को देख बोलते हैं, ठीक है अगर तुम आज से ही ज्वाइन करना चाहते हो तो ठीक है। हर्षद जी खुशी को देख बोलते हैं, देखो बेटा ये जो तुम्हारा बॉडीगार्ड है ना, ये जो बोले उसकी बात माना करो हाँ, और ज़्यादा तंग मत करना इसे। डन। एपिसोड 5। उसे सबसे तो मैं बचाऊंगा, पर उसे मुझसे कौन बचाएगा। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था कि हर्षद जी अक को अपने पूरे फैमिली से मिलवाते हैं, जिन्हें देख के अक को तो अभी के अभी सबको मारने का मन कर रहा था, पर अक खुद को कंट्रोल करता है। तो हर्षद जी उसे वो कहाँ रहने वाला है वहाँ लेके आते हैं। तभी वहाँ खुशी भी अपने पापा को ढूंढते हुए आती है और उनसे बर्थडे में जाने की परमिशन मांगती है, जिसे सुन हर्षद जी माना कर देते हैं। तो जैक उसकी साइड लेते हुए खुशी को बर्थडे में जाने की परमिशन दिलवा देता है, जिसे सुन खुशी खुशी के मारे जैक के गले लग जाती है। अब आगे खुशी हर्षद जी की बात सुन के अपना मुंह बना लेती है और बोलती है, पापा मैं कब किसी परेशान नहीं करती हूँ, तो आप ऐसा मत बोलो। हर्षद जी उसे देख बोलते हैं,
अच्छा तो तुम किसी को भी परेशान नहीं करती है। तो खुशी अपना मुंह पप्पी सा फेस बना के हर्षद जी को देख बोलती है, सिर्फ आपको ही तो परेशान करती हूँ। हर्षद जी बोलते हैं, अच्छा सिर्फ मुझे ही? तो तुम्हारे फ्रेंड की तुम्हारी शिकायत मुझसे करते हैं कि तुम उन्हें बहुत परेशान करती हो। खुशी अपने पापा की बात सुन के उन्हें देख बोलती है, देखिए पापा आप उनकी बातों पर ध्यान मत दो, वो लोग तो कुछ भी बोलते हैं, मैं कोई उन्हें परेशान नहीं करती हूँ। इतना बोलकर वो जाने लगती है कि तभी उसका पैर नीचे रखे कार्पेट में फंस जाता है और वो गिरने लगती है। आप कब से खुशी की हरकतें देख रहा था, ना चाहते हुए भी उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ ही जाती है, पर जब वो खुशी को गिरता हुआ देखता है तो जट से उसे अपने बाहों में पकड़ लेता है, जिसे खुशी अब के ब्रॉड सीने से टकरा जाती है और उसकी एक हल्की सी आह निकल जाती है। आपने खुशी को कमर से पकड़ के अपने आप से चिपका रखा था और उसके चेहरे को देख रहा था, जो डर की वजह से खुशी ने कस के अपनी आंखों को बंद करके रखा था। आग खुशी के बहुत पास था, जिसे अक को खुशी की नेचुरल फ्रेग्रेंस आ रही थी, जिसे अक अपने आप को रोक नहीं पा रहा था और वो अब खुशी के होठों की तरफ बढ़ने लगता है। तभी अक के कानों में हर्षद जी की आवाज़ आती है, जिसे वो अपने होश में आता है। हर्षद जी खुशी के पास जाके उसको अपने गले से लगा के बोलते हैं, बेटा देख के चलना चाहिए ना, अभी गिर जाती तो लग जाती ना। खुशी कुछ नहीं बोलती क्योंकि वो भी काफ़ी डरी हुई थी, क्योंकि खुशी काफ़ी जोर से नीचे गिरने वाली थी। अगर खुशी गिर जाती तो उसे काफ़ी चोट लग जाती, जिसे याद करके खुशी अभी भी डरी हुई थी। जैक अक को देख उसे उस पे काफ़ी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अक दिखने में काफ़ी हैंडसम और उसकी बॉडी भी काफ़ी अच्छी थी, अच्छी क्या बहुत अच्छी थी, जिसे जैक को जलन भी हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि वो अब से 24 घंटे खुशी के साथ जो रहने वाला था, क्योंकि जैक कहीं ना कहीं खुशी को पसंद करता है। हर्षद जी खुशी को देखते हैं, जो अब काफ़ी हद तक ठीक हो गई थी, जिसे देख हर्षद जी बोलते हैं, जाओ बेटा घर में जाके आराम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। खुशी अपने पापा की बात मानकर वहां से जाने लगती है, तो हर्षद जी खुशी से संभल कर जाने बोलते हैं, जिसे सुन खुशी हाँ में सर हिला देती है और वहां से जाने लगती है। खुशी के जाते ही हर्षद जी अक के पास आके उसके कंधों पर हाथ रख के बोलते हैं, ऐसे ही मेरी बेटी को हमेशा बचाते रहना, उसे कभी कुछ नहीं होना चाहिए, उसमें जान बसती है मेरी, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। आप कुछ नहीं बोलता और बस अपना सर हाँ में हिला देता है, जिसे देख के हर्षद जी वहां से चले जाते हैं, तो जैक भी उसने पीछे पीछे निकल जाता है। आख हर्षद जी को जाते हुए देख अपने मन में बोलता है, तो इस राजा की जान इस मैना में बसती है, तो अब इस मैना को भी तो दर्द भुगतना पड़ेगा। आक आगे बोलता है, सब तो मरेंगे ही, पर मैं इस मैना हमेशा के लिए मेरे पिंजरे में कैद करके रखूंगा, क्योंकि हर्षद मित्तल तेरे मरने के बाद भी तेरी गलती की सजा ये तेरी बेटी भुगतेगी, तेरी मौत के बाद भी तेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, बस देखता जा मैं तेरी बेटी का क्या हाल करता हूँ, उसे सबसे तो मैं बचाऊंगा, पर उसे मुझसे कौन बचाएगा। ये सब बोल के एक केवल स्माइल करता है और अपना फ़ोन निकाल के डेविड को कॉल करता है। सामने से फोन पिक होते ही एक अपनी रौबदार आवाज में बोलता है, मैं तुम्हें कुछ लोगों की फोटो भेजता हूँ, मुझे उनकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या करते हैं क्या नहीं करते, हर छोटी से बड़ी बात की इन्फॉर्मेशन चाहिए, और हाँ कोई भी गड़बड़ नहीं चाहिए मुझे, समझे। इतना बोलकर फोन कट करता है। आक उस घर की बालकनी में आता है और सामने वाले घर को देखता है, जहाँ से उसे मित्तल मेंशन दिख रहा था। आक उसे देख बोलता है, बस कुछ दिन और फिर उसके बाद मौत का खेल शुरू होगा, पूरा घर तबाह करके रख दूंगा। तभी उसे वहां खुशी अपने रूम के बालकनी में दिखती है, जिसे देखकर अपनी गर्दन टेढ़ी करके खुशी को देखने लगता है और बोलता है, और तुम बहुत जल्द मेरी कैद में आओगी, जहां से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता मुझसे। डन ही। अगर आप लोगों को मेरी ये स्टोरी आगे भी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट और लाइक करें और रिव्यू देना ना भूलें, ताकि मैं ये स्टोरी आगे कंटिन्यू कर पाऊँ, तो जिसे मुझे लिखने में अच्छा लगे और मैं अच्छे से लिख पाऊँ। और बाय थैंक्स स्माइलिंग फेस।